हम लोग सार संग्रह कर रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह भारत का भूगोल करेंगे और ये पार्ट बाय जाएगा लेक्चर में, मतलब 1 2 करके, ठीक है। जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, इसको कर लीजिएगा। और ये पीसीस के भी लिए इम्पोर्टेंट होगा और जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मतलब कि विभिन्न स्टेट पीसीएस या आईएएस का भी क्वेश्चन का संग्रह किया गया है और उसी अनुसार इस पुस्तक को बनाया गया है, ठीक है। और ये आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स, किसी भी स्टेट का हो या फिर टीचर्स का एग्ज़ाम हो या जनरल कंपटीशन हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और ख़ास यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें भी अगर वन लाइनर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे भी इससे भी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर वाइज जाएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 करके वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का भूगोल करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह से, ये 2025 का अपडेटेड वर्जन है, उसी से कर रहा हूँ, ठीक है। 2025 का अपडेटेड वर्जन उसी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। ये देखिए, भारत इस तरह से, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 2933 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पूरब से पश्चिम तक भारत। और उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है? तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है भारत, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। भारतीय भूभाग जो है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है अक्षांशीय विस्तार भारत का। और देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है, वो देख लेते हैं। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर किस तरह से गुजरती हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत की। ठीक है, भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती हैं जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है वही भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारत को लगभग 2 भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा वही विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती, गुहार मोती भी बोलते हैं इसको, तथा ये गुजरात में है। ठीक है, गौरमोती, गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर मोती या गुहार मोती बोलते हैं जो कि गुजरात में है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी है, किबिथु। ठीक है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। मतलब भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस 5.5 घंटा होता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है भारतीय मानक समय। यदि भारतीय मानक या म्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ठीक है, 2:30 बजे अपराह्न होगा, ध्यान रखेंगे इसको। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो जिला है ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र की जिला 4 राज्यों से स्पर्श करती है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है, ध्यान रखेंगे इसको। क्योंकि पूर्वी देशांतर और ये क्या बोलते हैं, भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, जो कि लगभग 30 डिग्री के आसपास पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो ऐसे गुजरती है 82.5 डिग्री
देशांतर रेखा ऐसे मानक समय गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, भारत का मानचित्र जो कि अपडेटेड है। जब क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को दो भागों में मतलब पुनर्गठित कर करके और दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तब का है। ठीक है, और ये जो दमन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक है, कब बना दिया गया? तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया और इसकी राजधानी दमन अब है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर वाला यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके पास विधानसभा है अपना, लेकिन लद्दाख ये है, लद्दाख के पास अपना विधानसभा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है। दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय हो गया है और संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। ठीक है, यह पुनर्गठन जो है, जो दादर नगर हवेली दमन एवं दीव का जो एक में पुनर्गठन हुआ है 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव है। इसकी राजधानी दमन है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु कौन सी है। ठीक है, देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है वो कौन सी है, देख लीजिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और उत्तरतम बिंदु भारत का कौन है? तो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है, उत्तरतम बिंदु है भारत का। और पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है? तो गोर मोता या गुहार मोती जो है ये गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का। और सबसे पूर्वोत्तर बिंदु मतलब सबसे पूर्वी बिंदु तो किबीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी, केप कोमोरिन इसी को बोलते हैं। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और ऐसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और देखिए, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है ये देखना है। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? तो देखिए, काराकोरम सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख है काराकोरम से दक्षिण में लद्दाख, उससे दक्षिण में जास्कर, उसके दक्षिण में पीर पंजाल, उसके दक्षिण में धौलाधार, उसके बाद शिवालिक है। कैसे? पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार और फिर शिवालिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, पूछे जाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर भी लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। इसको मैपिंग में भी किया हुआ है, वो भी जा करके देख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर और भी करेंगे तो उसमें भी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्र सहित हैं? तो फ्रांस के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है? तो फ्रांस के पास है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ध्यान रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को
छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 7871 किलोमीटर है। ठीक है, 7871 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। कितनी? तो 7871 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे इसको, चीन के बाद। ठीक है, चीन पहले नंबर पर है जनसंख्या में और दूसरे स्थान पर भारत है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलक द्वीप का परिवर्तित नाम है क्रमशः क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। रॉस द्वीप का नाम क्या परिवर्तित करके किया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलक द्वीप का स्वराज द्वीप। ध्यान रखेंगे इसको, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलक द्वीप का स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है त्रिपुरा, वो 3 ऐसे है ना, त्रिपुरा ऐसे है इस तरह से, तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए, कुछ भारत के महत्वपूर्ण चैनल देख लेते हैं, किसके बीच है चैनल। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल किनके बीच है? तो ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। ठीक है, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका किसके मध्य है? तो एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। ठीक है, माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ठीक है, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्टेट जलडमरू मध्य कहाँ है? तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ठीक है, कोको स्टेट जलडमरू मध्य कहाँ है? तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको द्वीप म्यांमार में है। ठीक है, कोको द्वीप म्यांमार का है द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको स्टेट। ध्यान रखेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, ये सारे मतलब कि क्वेश्चन का ही संग्रह किया गया है, तो उसी अनुसार आप करते चलें। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 10 डिग्री चैनल
अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। ठीक है, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो देश, किस किस देश से भारत की सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश से भारत की सीमा कितनी लगी हुई है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसकी सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और चीन से दूसरे नंबर पर सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है सीमा चीन से भारत की। ठीक है, और भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और पाकिस्तान और जो भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा 4096.7 किलोमीटर, चीन से दूसरे नंबर पे सीमा लगती है भारत की, कितना, तो 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान से तीसरे नंबर पर कितना, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, और नेपाल से कितना, तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, और म्यांमार से कितनी, तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार से, और भूटान से कितना, तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भूटान से, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और कुल टोटल कितना सीमा रेखा है असलिए, तो 15,106.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा को डुरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान को जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। इसको देखिए, सब BCPNMBA से याद रखिए, BCPNMBA याद रखेंगे। ये सबसे मतलब ज़्यादा सीमा रेखा किससे लगती है भारत की, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। ठीक है, उसे क्रम घटते हुए क्रम में है, सबसे कम किससे, तो अफगानिस्तान से। BCPNMBA याद रखेंगे, B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रेखा लगती है भारत की, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे चाइना से, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान से, चौथे नंबर पे नेपाल से, पाँचवें नंबर पर म्यांमार से, और छठे नंबर पे भूटान से, और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, बांग्लादेश से भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा मिलती है, 5 राज्यों की सीमा मिलती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। और चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और पाकिस्तान से किस किस की सीमा लगती है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। पाकिस्तान से किस किस की, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, टोटल 5 से। और नेपाल से किस किस की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश से, और बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है, 5 राज्यों से। ठीक है, नेपाल की भी। और म्यांमार से किस किस की सीमा लगती है, तो म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमा लगती है। ध्यान रखेंगे, इसको मैप में भी कराया जा चुका है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और भूटान से किस किस की सीमा लगती है, तो पश्चिम बंगाल,
4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है, भूटान से। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा। और अफगानिस्तान से किसकी? तो सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा के बारे में देखिए, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में यह शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और रेड क्लिफ लाइन के बारे में देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान ही था ना, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। 1971 में आज़ादी मिली थी, मतलब कि पाकिस्तान से वो अलग हो करके वो अपना बांग्लादेश बना था ना, उसका बांग्लादेश बना था 1971 में। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। काराकोरम श्रेणी को देखिए, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं भारत एक दृष्टि में देखते हैं, ठीक है। भारत एक दृष्टि में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में जो कि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उससे देखते हैं, ठीक है। देश भारत या इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अन्य नाम क्या क्या हैं भारत का? तो अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी कहाँ है भारत की? तो नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना भारत। उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार क्या है? तो चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के समीप मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है प्रयागराज के समीप। मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। जो मानक समय भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय वहीं से गुजरता है, ठीक है। प्रयागराज के समय मिर्जापुर से ये मानक समय जो भारतीय मानक समय है। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किससे? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भौगोलिक विस्तार कितना है भारत का? तो लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तार कितना है? तो भौगोलिक विस्तार है, लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है पूर्व से पश्चिम? तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा है तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, ध्यान रखेंगे इसको। 15,200 ये नई
मतलब कि अब नए आंकड़े के अनुसार है, ठीक है, बदल गई है आंकड़े थोड़ा, ये नया अपडेटेड वर्जन वाला है 2025 वाला, ठीक है, क्योंकि पहले मानक कुछ अलग तरीके से मापा जाता था तो थोड़ा कम था, लेकिन अब ये थोड़ी बदली है। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा कितना है, तो 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। जलीय सीमा कितना है, तो 11,098.81 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपडेट किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है। और संलग्न क्षेत्र कितना है, तो प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक है, ठीक है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है, ध्यान रखेंगे इसको। और जलवायु कैसी है भारत की, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है जलवायु भारत की कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट पूछ दिया जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत का कितना है, तो 2.4% है, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की, तो 1,21,08,54,977 है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ध्यान रखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 मतलब 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। और कुल कितना है जनसंख्या, तो 1,21,08,54,977 है। कई बार आंकड़ा पूछ दिए जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। जब तक कि अभी 2027 वाला आंकड़ा नहीं आ जाता है, जनगणना वाला, क्योंकि 2021 में होना था, वो कोविड के वजह से तो हो नहीं पाया, तो अब 2027 में निर्धारित है कि 2027 में जनगणना होगा, तो उसी अनुसार फिर अब आगे पूछे जाएंगे। लेकिन अभी जब तक आ नहीं जाते आंकड़े, तब तक 2011 वाला ही जनगणना के अनुसार पूछे जाते रहेंगे। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में स्थान कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, प्रथम स्थान पे चीन है, ध्यान रखेंगे। पुरुष जनसंख्या भारत की कितनी है, तो 62,32,70,258 है। और महिला जनसंख्या कितनी है भारत में, तो 58,75,84,719 है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत की, तो 83.37 करोड़ है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जो कि कितना है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो 68.8% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 68.8%। और शहरी जनसंख्या कितना है भारत की, तो 37.71 करोड़ है, जो कि प्रतिशत में 31.16% है, ठीक है। प्रतिशत ध्यान रखेंगे, प्रतिशत पूछ दिया जाता है कि भारत का शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 31.16% है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने भारत के लोग रहते हैं, तो 68.8%। और शहरी क्षेत्र में कितना, तो 31.16%, ठीक है। ये पूछ दिया जाता है आंकड़ा कई बार। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है भारत का। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना, तो 17.64%। 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुआ था कितना, तो 17.64% हुआ था 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि। ये पूछा जाता है कई बार आंकड़ा 17.64%, ठीक है। और लिंगानुपात कितना है भारत का, तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है लिंगानुपात 943। और शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर है शिशु लिंगानुपात। और जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और देखते हैं आंकड़े। नेक्स्ट देखते हैं कुल साक्षरता कितनी है भारत की। तो कुल साक्षरता 74.04%। पुरुष साक्षरता कितना 82.14%। महिला साक्षरता 65.46% है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है भारत में। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है, अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 है। ठीक है। कितना 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6%। जो कुल अनुसूचित जाति का जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 16.6%। ध्यान रखेंगे प्रतिशत में 16.6%। और 20 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का 8.6%। ठीक है, 8.6%। ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति का कितना, तो 16.6% कुल जनसंख्या का। और अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, तो 16.6%। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या का, तो 8.6% है। ध्यान रखेंगे इसको। और राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, तो 28 है। ठीक है, 28 राज्य हैं भारत में। ये जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, कब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो उसको 2 भागों में बांट करके यूनियन टेरिटोरीज मतलब संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कब हो गए, तो जो दादर नागर हवेली दमन दीव को एक में मिला दिया गया और उसकी राजधानी दमन बना दी गई, तब से फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसको ध्यान रखेंगे, अभी तक यह अपडेटेड है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 10.7% पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार तो 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43% है। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है 43%। ध्यान रखेंगे, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है, सबसे ज़्यादा है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन हैं, इसको देखिए। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 2 राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य क्षेत्र शासित प्रदेश कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है 18 राज्यों का, यही है बोलना। और तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत में, तो तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है, 23 है। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है भारत में, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 970 है। 31 दिसंबर 2023 तक का स्थिति है ये। 970 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 31 दिसंबर 2023 के अनुसार है। ठीक है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है भारत में, तो 13 है बड़े बंदरगाह। ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय पशु कौन है भारत का,
तो बाघ है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है भारत का, तो हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। वैज्ञानिक नाम किसका, इसका क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस है, पावो क्रिस्टेटस मोर है इसका राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बोंगालनिसिस है, फाइकस बोंगालनिसिस, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। रचयिता इसके कौन है, जन गण मन के, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। रचयिता इसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वंदे मातरम के रचयिता। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। इसका स्रोत क्या है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये राष्ट्रीय वाक्य है भारत का, सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय नदी क्या है, तो राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा है, राष्ट्रीय नदी। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव। और इसको क्या बोलते हैं, तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका बोलते हैं। गंगा डॉल्फिन को, गंगेई डॉल्फिन को प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। पुदुचेरी का एक और आंकड़ा देखते हैं। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार 3 राज्यों में है। तमिलनाडु में कराईकल है, ठीक है, तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे और आंध्र प्रदेश में यमन, ठीक है, यनम है। आंध्र प्रदेश में यनम राज्यों में स्थित है, ठीक है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे और आंध्र प्रदेश में यनम में। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। भौतिक विभाजन से संबंधित, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। भारतीय जो भूखंड था मुख्यतः किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों, पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन भारत में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है, ठीक है। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ध्यान रखेंगे इसको। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। किन भागों में, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग में, तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर, ठीक है। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर कितने भागों में, तो 4 भागों में हिमालय को समानांतर संरचनात्मक भाग कौन कौन सा है,
तो ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है, ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र में। बृहत हिमालय, महान हिमालय इसी को बोलते हैं, ठीक है। हिमालय को मतलब किसकी कैसे बांटा गया है, ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय महान हिमालय इसी को बोलते हैं, बृहत हिमालय को ही महान हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय बोलते हैं इसको, लघु हिमालय को ही, और फिर बाह्य या उप हिमालय इसी को शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय का निर्माण जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहत हिमालय इनमें प्राचीनतम श्रेणी है। ध्यान रखेंगे कि हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों में हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहत हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है, तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है, और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 से 1200 मीटर है, 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 से 1200 मीटर है, ध्यान रखेंगे इसको। और लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय जो है महान हिमालय या इसी को बृहद हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक के बीच स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय जो है महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा है। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इसका नेक्स्ट भाग जल्द आएगा, ठीक है। और ये पार्ट वाइज ही आएगा, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके इसको प्लेलिस्ट में जा करके रिवाइज कीजिएगा। ये अपडेटेड वर्जन है 2025 वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आंकड़े बदल गए हैं वो सब इसमें है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं जल्द, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।